नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपना YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम जो है बीएसएससी और रेलवे दोनों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिहार एसएससी पे चर्चा कर ले। देखिए दोस्तों, बिहार एसएससी आपका पीटी हो चुका है, मेंस हो चुका है और जो भी आपको एग्ज़ाम देना था वो दे चुके हैं। तो इसमें बहुत सारे लड़के का कमेंट्स ये होता है कि बिहार एसएससी के बारे में कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ उसके बारे में बोलिए, वीडियो बनाइए। अब बिहार एसएससी का मतलब बिहार एसएससी में अब हम लोग जो है कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बिहार एसएससी जो भी करना है वो हो चुका है। आपको पीटी देना था, पीटी एग्ज़ाम दे लिए, पीटी में पास कर लिए, फिर उसके बाद मेंस में जितना आपको करना था, जितना जो है स्टूडेंट जितना कर सकता था, कैंडिडेट जितना कर सकता था या आप जितना कर सकते थे वे सभी लोग कर चुके हैं। इसमें आपको अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं ना। अगर मान लेते हैं किसी का कितना भी नंबर आ रहा हो, 100, 200, 300, 400, 500, 600 का एग्ज़ाम है, चाहे जितना नंबर आ रहा हो, तो उसमें आप ना अब उसको घटा सकते हैं ना अब उसको बढ़ा सकते हैं। जितना है वही उसी जगह पे स्थिर रहेगा। और दूसरा चीज़ है कि अभी जो है मात्र कितना दिन हुआ है जो अभी फिजिकल जो है 13 तारीख को फिजिकल जो है ख़त्म हुआ है। तो ये जैसा जब हम किसी से बात करते हैं तो उस बात के आधार पे बोले कि आपको इतना दिन के अंदर में या उम्मीद है कि ये रिज़ल्ट आपको काउंसलिंग का जो लिस्टिंग है वो अगला सप्ताह तक आ जाएगा। तो अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी उसमें क्या कर सकता है? सिर्फ वेट ही कर सकता है। केवल आप इंतज़ार कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं है आपके पास इंतज़ार के सिवा। और उसमें जो भी आपको कुछ करना था वो कर चुके हैं। और दूसरा चीज़ है कि अगर मान लेते हैं कि आपका नंबर कम आ रहा होगा, किसी का नंबर कम आ रहा होगा, किसी का नंबर ज़्यादा आ रहा होगा, तो आप लोग एक चीज़ हमेशा मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे हमको कि वो लड़का जो है बोल रहा था कि 110 प्लस जाएगा सर जी कट ऑफ, वो बोल रहा था कि इसमें ये अंदर से खूब ये हो रहा है, वो बोल रहा था कि कुछ और हो रहा है। तो इसमें अगर 50,000 लड़का है, कैंडिडेट है, तो 50,000 लड़का है तो 50,000 तरह का बात बोलेगा। तो अगर आप सबका बात सुन रहे हैं तो सुनिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस काम को आप, जैसे काम होता है दो प्रकार का, एक होता है आपके हक का काम होता है जो आप करते हैं, दूसरा होता है कि आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब बताइए कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो गया है मेंस का, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? फिजिकल हो गया है या कोई भी एग्ज़ाम हो गया है बिहार एसएससी में, जो भी प्रोसेस था सब कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आपके हक का क्या है? आप क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ कर सकते हैं तो बोलिए ना। आप उसमें एक जो है नंबर बढ़ा सकते हैं, ना एक नंबर आप घटा सकते हैं। जो है वो पैक हो चुका है। चाहे आपको नंबर नौकरी होना नहीं होना वो बात का चीज़ है, लेकिन सबसे पहले अभी चीज़ क्या है कि अभी आप क्या कर सकते हैं बिहार एसएससी के संबंध में, उससे रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं? आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ नहीं अभी फ़िलहाल कर सकते हैं। अभी आपके पास एक ही काम है, सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। इसके सिवा कुछ नहीं है आपके पास, सिर्फ आप इंतज़ार कर सकते हैं। सिर्फ इंतज़ार कीजिए और इसके सिवा कुछ इसमें है नहीं। अब आप एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कट ऑफ बताइए। तो कट ऑफ डेली के डेली क्या कट ऑफ बताया जाए? डेली के डेली जो है एक ही चीज़ को क्या बताया जाए? अब बताइए, बहुत सारे यूट्यूबर जो है पहले 40-50 वीडियो तो कट ऑफ पे बना चुके हैं। हम भी एक कट ऑफ का वीडियो बना चुके हैं। तो अब इसके ऊपर हम क्या बोले? जो लोग पहले 40-50 जो है कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, अब वो कट ऑफ के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। वैसे हम कट ऑफ का एक जो है वीडियो बनाए हुए हैं। अगर इनको लगता है कि नहीं फिर से कट ऑफ के बारे में जानना है तो आप जा करके वीडियो देख लीजिए। अब दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग? अब आइए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास सबसे सुनहरा मौका ये है कि जो भी लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए होंगे, जो भी कैंडिडेट जो बिहार एसएससी दिए में हैं और वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप एनटीपीसी पे भी फोकस कीजिए।
आप अगर एनटीपीसी, अगर आपका जैसे लोग कट ऑफ के बारे में पूछते हैं, कट ऑफ देखिए रेलवे में बहुत सारे चैनल पे जो है कट ऑफ का जो है वीडियो बना हुआ है, बन रहा है, देख लीजिए। सबका एनालिसिस मोटा मोटी जो है ठीक ठाक होता है, किसी का थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। रेलवे में बहुत बड़ा बड़ा मतलब कोचिंग वाला या बहुत अच्छा जो है वीडियो बनाने वाला है, उसमें आप देखिए उसका जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस देखिए। अगर आपका किसी भी बोर्ड में है 55 के अप्रॉक्स नंबर है तो आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आएगा। और ये तो अभी सब इससे बड़ा खेल जो है आपको कहाँ होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन में होने वाला है। अभी तो नॉर्मलाइजेशन में जिसका कम मार्क्स है उसका ज़्यादा भी हो सकता है, जिसका ज़्यादा है उसका थोड़ा सा भी ज़्यादा हो सकता है। तो कहने का यह मतलब है कि ये आपका अगर 55 के प्लस मार्क्स है, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड में हो, इलाहाबाद हो, चंडीगढ़ हो या कोई भी बोर्ड हो, वो पिछला बार में भी आप देखे होंगे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी कुछ भी बताना सही नहीं है रेलवे के कटअप के ऊपर कि हाँ कितना कटअप जाएगा। अब आप किस शिफ्ट में आपका सेट आसान था, हार्ड था, सबका डिफ़िकल्टीज लेवल जो है हर सेट का अलग अलग था। तो इसमें कट ऑफ जो है बताना किसी टीचर के लिए, कोई भी सर्वे कराता है, सर्वे में आप यूट्यूब के सर्वे को क्या सच मानते हैं? यूट्यूब का सर्वे में जो है आधा से अधिक जो है हमको फॉल्स लगता है। यूट्यूब का जो सर्वे होता है वो एकदम मतलब बहुत सारा हम सर्वे जो है देखे हुए हैं, या थोड़ा बहुत मेरा खुद का एक्सपीरियंस है सर्वे कराने का। तो जो लड़का का 50 नंबर आता है वो भी 60, 65, 55 से कम नहीं बोलता है सर्वे में। तो और दूसरा चीज़ है कि बिहार एसएससी का भी वही हाल है। देखिए कि बिहार एसएससी में जब दिए होंगे एग्ज़ाम उस टाइम का और अभी का दोनों का एनालिसिस देखिएगा, फिर बीच वाला एनालिसिस देखिएगा। 3 फेज है बिहार एसएससी का। एक फेज पहले वाला फेज जब आप एग्ज़ाम दिए, और फिर एक बीच वाला, फिर एक बीच वाला जो फेज आया, फिर एक अभी वाला फेज है। तीनों में देखिएगा अलग अलग आपको सर्वे मिलेगा। तो ये सब जो है कुछ नहीं है, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए कि कट ऑफ कोई भी आपको जो है ऑथेंटिक या केवल जो है एक्सपेक्ट के आधार पे जो है बता सकता है। ऑथेंटिक कोई कैसे बता सकता है कट ऑफ? कोई नहीं बता सकता है। वो रेलवे बोर्ड ही जो आपको जो रिजल्ट देगा वही कट ऑफ बता सकता है कि हाँ आपका इतना कट ऑफ गया एग्ज़ाम का और नॉर्मलाइज करके आपका इतना मार्क्स आया है। लेकिन एक मोटा मोटी अनुमान ये लगाया जाता है कि हाँ जिसका भी 55 से ऊपर मार्क्स है, चाहे वो किसी भी यूआर में हो, बीसी में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, कोई भी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में हो, तो उन सभी का जो है रिजल्ट आना तय है, चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो। हाँ, जिनका 50 से 55 के बीच में है नंबर, वो मान के चलिए कि नॉर्मलाइज पे उनका डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइज कैसा होता है। नॉर्मलाइज अगर अच्छा होता है, उनमें नंबर ज़्यादा बढ़ता है, उनका डिफ़िकल्टीज लेवल क्वेश्चन का ज़्यादा अच्छा होगा, डिफ़िकल्ट ज़्यादा होगा, तो उनका नंबर ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए जो है आप लोग उस चीज़ के ऊपर ध्यान न दें, कट ऑफ के ऊपर। और अब जैसे देखिए, तो यही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। आपके हक का चीज़ है पढ़ाई करना, और पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। दोस्तों, आज जो है आरआरबी एनटीपीसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस ये करना चाहेंगे कि आगे जो है कुछ पॉइंट हम जो है लिखे हुए हैं यहाँ पे, जिस पे आप अगर रेगुलर फोकस करते हैं, कंटिन्यूअसली अगर फोकस करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका जो है मार्क्स अच्छा आ सकता है। और उस पर हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी फोकस कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम 8 पॉइंट आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए 8 पॉइंट जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि एग्ज़ाम का एनालिसिस कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम जो होता है, कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, तो सबसे पहले उसका जो भी पैटर्न है, उसका जो आपका क्वेश्चन का डिफ़िकल्टीज लेवल है, ये हर चीज़ के जो एग्ज़ाम हो रहा है उस लेवल का, या जो वही एग्ज़ाम जो 2016 में हुआ था, तो वो सभी एग्ज़ाम को जो है आप लोग एनालिसिस कीजिए। इसके आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग, आरआरबी एनटीपीसी का जो आप पेपर दिए होंगे या अभी जो आप लोग दिए हैं, उसका जो है क्या कीजिए, उसका एग्ज़ाम का
35 क्वेश्चन मैथ आना है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग आना है, 50 क्वेश्चन जीके जीएस आना है। तो उसका जो सिलेबस है, मेन सिलेबस है, उसके पूरे सिलेबस को अच्छा से पढ़िए, उसके सिलेबस को एक एक पॉइंट जो है उसको अच्छा से पढ़िए, तब जाकर के जो है आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स आने का उम्मीद है। दूसरा है कि PYQ मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितना भी RRB NTPC का जो सेट है, मेंस का जो पिछले बार हुआ है, उसको सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए दोस्तों कि उसको एकदम अच्छे से बारीकी से एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, बना लीजिए। जैसे आप PT में जब एग्जाम दिए होंगे तो मात्र आपको 100 क्वेश्चन मिला है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है आपको कि 120 क्वेश्चन मिलना है। पहले तो 100 क्वेश्चन, टाइम वही रहेगा, टाइम 90 मिनट है, यहाँ पे भी 90 मिनट है। दोनों में टाइमिंग क्या है, दोनों का टाइमिंग फिक्स है, 90 ही मिनट आपको मिलना है, उससे ज़्यादा नहीं मिलना है। टाइम आपको मात्र 90 मिनट ही मिलना है। तो अब इसमें क्वेश्चन जो है बढ़ जाता है, क्वेश्चन जो है बढ़ जा रहा है, यानी कि 10 क्वेश्चन सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन मैथ का, 5 क्वेश्चन रीजनिंग, यानी कि 10 क्वेश्चन इधर बढ़ जा रहा है। फिर आपको जीके जीएस में जो है 10 क्वेश्चन बढ़ जा रहा है, 20 क्वेश्चन आपको बढ़ जा रहा है। मैथ रीजनिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन है, टाइम ज़्यादा लेता है। तो अब आपको अभी से ही जो है पहले जो है क्या करना है कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस है उसको जो है एक बार अच्छे से पढ़ जाइए, उसका एनालिसिस भी कर लीजिए अच्छे से। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है कि आप स्टडी प्लान बनाइए कि आपको कैसे पढ़ना है। और एक चीज़ और बोलेंगे दोस्तों कि स्टडी प्लान जो है किसी दूसरे को फॉलो करके मत बनाइए कि अगर विकास का अगर स्टडी प्लान ये है कि 2 घंटा मैथ पढ़ना है, आधा घंटा रीजनिंग पढ़ना है, 1.5 घंटा ये पढ़ना, तो वैसा कुछ नहीं है। आप अपने स्तर से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटा पढ़े या 7 घंटा 8 घंटा पढ़े, कोई मैटर नहीं करता है। आपका एफिशिएंसी लेवल क्या है वो डिपेंड करता है आपके पढ़ाई को, वो आपका जो पढ़ाई है आपका एफिशिएंसी लेवल है उस पर डिपेंड करता है। तो आप जो हैं अपने हिसाब से स्टडी प्लान बनाइए। लेकिन एक चीज़ और है, किसी भी पोर्शन को छोड़ना नहीं है, मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस हो, किसी पोर्शन को छोड़ना नहीं है, सब पोर्शन को पढ़ना है। वो आप अपने हिसाब से बनाइए एकदम। तीसरा है, अगला है मतलब चौथा है रिवीजन करना। जैसे अगर स्टडी प्लान जो भी बना लेते हैं, जो पढ़ते हैं आप स्टडी करते हैं, उसको रिवीजन करना ही जरूरी है। एक चीज़ और बता रहे हैं दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। एक तो आपको हर जगह से PDF, कभी टीचर को देखते होंगे, कभी वो टीचर को देखते होंगे, कभी फल्ला को देखते होंगे, कभी इसको देखते होंगे, कभी उसको देखते होंगे, कभी जीके उसका देख लिए। ये सब कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो है आप बुक से थ्रोली पढ़िए, बुक जो भी बुक हो। एक चीज़ और बता रहे, कोई भी रद्दी से रद्दी बुक अगर आप अच्छा से अगर पढ़ते हैं, उसको 10 बार पढ़ते हैं, तो उसका 60% क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम जो है बहुत महान राइटर का ही किताब पढ़े तो ये होगा, कोई नहीं। जो भी आप जीके का जो टॉपिक है, किसी भी बुक से, किसी 1-2 बुक को फॉलो कीजिए, उससे ज़्यादा बुक मत फॉलो कीजिए। कि हाँ, जैसे साइंस पढ़ना है तो साइंस के लिए लुसेंट पढ़िए, काफ़ी है। उसे अगर आपको लगता है कि नहीं वो कम है, तो आप अपने स्तर से कोई भी NCERT का बुक है उसमें से अगर आपको टॉपिक मिल जाता है पढ़ने के लिए, तो वो भी आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार का BTBC का जो बुक है, अगर वो उससे अगर आप उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो वही सही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े महान राइटर से ही आप पढ़ें। नॉर्मली जो भी जो बुक है उसी से आप लोग पढ़ें, उसी को बार बार रिवीजन करें, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता है, आपका रिवीजन कितना मजबूत है, कितना जो है रिवाइज करते हैं किसी चीज़ को, वो ज़्यादा मजबूत है, वो ज़्यादा कारगर होगा आपके लिए। अगला है कि किसी एक सब्जेक्ट पे जो है ना, आप जैसे होता क्या है ना कि अगर कोई भी लड़का जो कंपटीशन का तैयारी करता है, तो उसको आप देखिएगा कि कोई ना कोई पोर्शन में कोई लड़का अच्छा होता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा है, मैथ का पोर्शन जो है ठीक ठाक है, तो होता क्या है ना कि अगला जो सब्जेक्ट है तो उसमें थोड़ा सा रुचि इंटरेस्ट कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको कंपटीशन निकालना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैथ पढ़ेंगे या सिर्फ रीजनिंग पढ़ेंगे या सिर्फ जीके जीएस पढ़ेंगे, नहीं।
आपको तीनों में जो है अच्छा खासा समय देना होगा, तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है भी उसमें भी फोकस करना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, एकदम बेसिक से पढ़ना है, कंसेप्चुअल पढ़ना है। ये मत कि हाँ फलना सर जी ट्रिक पढ़ाते हैं तो घुस गए ट्रिक पढ़ने के लिए, ट्रिक उड़िक आपका कोई काम नहीं आने वाला है। एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो कोई ट्रिक आपको काम नहीं आने वाला है। ट्रिक इधर से पढ़िएगा इधर से निकल जाएगा एट ए टाइम। वो सिर्फ क्लास में जो है लड़का को बहला फुसला के जो है अपने पास रखने के लिए होता है कि हम ट्रिक पढ़ाते हैं। ट्रिक उड़िक कुछ नहीं होता है। ट्रिक जो है एक कोई क्वेश्चन में जो आप ट्रिक लगाते हैं या पैटर्न सेट करते हैं, वो पैटर्न जो आप सेट करते हैं वो कहीं कहीं कारगर होता है, हर क्वेश्चन के लिए हर जगह कारगर नहीं होता है। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि कंसेप्चुअल चीज़ को ही पढ़ें और ज़्यादा फायदे में रहिएगा। और किसी एक सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करना है, टोटल हर टॉपिक को जो है पढ़ते रहना है, हर सब्जेक्ट को फॉलो करना है। और उसके बाद छठा पॉइंट है दोस्तों कि डेली मॉक टेस्ट। आपको कम से कम एक जो है प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है, कम से कम एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। और देखिए प्रैक्टिस सेट सिर्फ लगा करके छोड़ देना वो कारगर नहीं होता है। प्रैक्टिस सेट लगाना है और उसका 120 क्वेश्चन जो है एकदम रिवीजन करना है। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, उसका एक एक जो क्वेश्चन है उसको बढ़िया से रिवीजन करना है। कहे ना आप प्रैक्टिस सेट लगाए हो 1.5 घंटा में, 90 मिनट में, 120 मिनट में, तो वैसे मेरा सलाह यही रहेगा कि अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो 1 घंटा 30 मिनट का है वहाँ पे टाइम, तो आप 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में लगाइए, आपके लिए फ़ायदे में रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 घंटा 20 मिनट काफ़ी होता है। 80 मिनट में आप लोग जो है क्योंकि 10 मिनट वहाँ पे आपको मैनेज हो जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में, तो आप 1 घंटा 20 मिनट टाइम दे करके आप इसको जो है डेली एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और मॉक टेस्ट आप अमूमन फ़िलहाल प्लेटफॉर्म का अच्छा है, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन ठीक ठाक है, थोड़ा सा उसमें लेवल ठीक ठाक है। और वैसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जो आएगा उससे हल्का ही आएगा अभी जो प्लेटफॉर्म का दिया है। तो आप लोग जो है एकदम कंटिन्यूअसली जो है एक एक सेट रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। एग्ज़ाम पैटर्न हमेशा जो आपके माइंड में रहेगा, पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन हमेशा दिमाग में घूमते रहेगा। डेली एक एक सेट लगाइएगा तो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डेली आप एक एक सेट लगाइए। और उसको देखिए भले आप 80 घंटा में उसको बना लेते हो, सेट को जो है पूरा एक बार जो है बना लेते हो, सेट प्रैक्टिस कर लेते हो, लेकिन उसमें समय दे करके उसका रिवीजन कीजिए। हो सकता है कि आपको 2 घंटा भी लग जाए रिवीजन उसको जो है पूरा एनालिसिस करने में, तो 2 घंटा आपको देना पड़ेगा, तब जा करके जो है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में आप 2 सेट या 3 सेट मारे, कोई ज़रूरी नहीं है, एक ही सेट मारिए, लेकिन एकदम जो है उसको पूरा एनालिसिस करके मारिए, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला है दोस्तों डेली मॉक टेस्ट तो हो गया। अगला है दोस्तों वीक सब्जेक्ट, जो भी आपका वीक पोर्शन है। जैसे मान लेते हैं कि किसी लड़का का साइंस वीक होता है या कोई आर्ट्स जो सब्जेक्ट है वीक होता है, तो यहाँ पे ये कैटेगराइज नहीं किया हुआ है कि कितना क्वेश्चन किस पोर्शन से आएगा। जैसे स्पेशली हम जीके जीएस में बोल रहे हैं या तो उसमें ये कैटेगराइज नहीं किया हुआ है। तो आप हर पोर्शन को, जैसे जो भी करेंट अफेयर्स हो, जीके हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जो है ना आपका जो भी वीक पोर्शन है इकोनॉमिक्स, एक एक नंबर का मेंस में जो है मायने होता है। एक एक नंबर का, एक एक नंबर तो छोड़ दीजिए, पॉइंट में बहुत सारा लड़का पॉइंट में है ना, हज़ारों हज़ार लड़का ऊपर नीचे हो जाता है, कोई ऊपर हो जाता है, कोई नीचे हो जाता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं आपसे कि आपका जो भी वीक पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, आपके लिए ज़्यादा फायदे में रहिएगा आप लोग। उसके बाद में एक चीज़ है कि रेगुलर स्टडी, लास्ट पॉइंट है। देखिए रेगुलर स्टडी कितना ज़रूरी है। कभी कभी होता क्या है ना कि आप जोश में आकर के 2 दिन खूब पढ़ लेते हैं, 3 दिन खूब पढ़ लेते हैं, फिर 2 दिन सो जाते हैं या कहीं चल जाते हैं रेस्ट में। तो वैसा नहीं करना है, कंटिन्यूअसली जो है पढ़ना है। 2 घंटा ही पढ़िए लेकिन रेगुलर कंटिन्यू पढ़िए, 3 घंटा ही पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, 3 घंटा आज, फिर 3 घंटा कल, मतलब कंटिन्यूअस पढ़ना है। पढ़ाई जो है कंटिन्यूटी का चीज़ है, वो रेगुलरिटी का चीज़ है। आप पेशेंस रख करके पढ़ सकते हैं, तभी जा कर के आपका जो है सिलेक्शन जो है हो पाएगा या नंबर अच्छा हो पाएगा। देखिए खूब जो बहुत ज़्यादा तेज़ लड़का होता है वो भी कंपटीशन नहीं निकाल पाता है, जनरल कंपटीशन।
जो एवरेज लड़का होता है, खूब मेहनती होता है, वही ज़्यादातर निकाल पाता है। इसके पीछे यही कारण है, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। जो रेगुलर है, कंसिस्टेंट है, एकदम जो है हमेशा रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है, वही लड़का जो है जनरल कंपटीशन हो या कोई भी जो कंपटीशन हो, वो देखते होंगे किसी लड़का का एकेडमिक सेक्शन जो है, एकेडमिक सेक्शन बहुत मजबूत होता है, वो हमेशा 90% 80% नंबर लाते रहता है, लेकिन जैसे कंपटीशन के सेक्टर में जाता है वो फ्लॉप कर जाता है। उसके पीछे यही रीज़न है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, रेगुलर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो उसके लिए जो है आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी अगर आपके पास नहीं है तो फिर एग्ज़ाम निकालना जो है एकदम मुझे जहाँ तक लगता है कि दिक्कत होगा। तो इसलिए दोस्तों कंटिन्यूटी एकदम ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग जो हैं इन सभी चीज़ों पे फोकस कीजिए। और जहाँ तक बिहार एसएससी का सवाल है, तो दोस्तों बिहार एसएससी अब आप जो है उसमें आपके लिए अलग से कुछ है नहीं, आप कुछ उसमें कर नहीं सकते हैं, तो आप उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। अब जो रिज़ल्ट देगा, जो बिहार एसएससी करेगा, अब आगे जैसे जैसे करेगा उसके बाद वैसे वैसे आगे का जो है कार्यक्रम आप लोग कीजिएगा। अगर डीवी के लिए बुलाएगा तो डीवी के लिए जाइएगा, ज्वाइनिंग के लिए बुलाएगा ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा। अभी आपके हक में कुछ नहीं है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, आपका जो काम था वो कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।